हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो क्या है, जो समसामयिकी नवंबर 2020 की है। ठीक है, तो इसमें हम अगर सबसे पहले टॉपिक देखें तो कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिटी, जो हमारा राज्य व्यवस्था एवं संविधान है। ठीक है, तो इसमें हम जो है 6 टॉपिक है टोटल पॉलिटी में, तो इसको वन बाय वन हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है एक साथ चुनाव, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है। तो हाल ही में जो मोदी जी हैं उन्होंने कहा है कि जो हमारे लोकसभा और जो लोकसभा है ना और राज्यसभा, राज्य विधानसभा, इनके जो चुनाव है ना वो एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव जारी किया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क है। उसके बाद सेकंड है प्रत्यावर्तन का अधिकार। प्रत्यावर्तन क्या होता है? रिकॉल। ठीक है, मतलब जैसे किसी को वापस बुला लेना। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2020 है उसे पारित किया गया है। पारित मतलब अभी विधेयक है, एक्ट वो बाद में बनेगा, अधिनियम। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या है, जो भी हमारे मतदाता होते हैं ना, वो जो हमारे प्रत्याशी होते हैं, जो बाद में मंत्री बनते हैं चुने जाने के बाद, ठीक है, इनको क्या है वापस बुला सकता है अगर ये अपने टेन्योर जो इनका होता है ना, कार्यकाल होता है, उसमें सही काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनता, अगर जनता काम ना करें तो इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो OTT प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है, तो जो OTT प्लेटफॉर्म है, मतलब जैसे कि आप जो वो देखते हैं ना, जैसे अमेजोन प्राइम वीडियोस देखते हैं, है ना, या फिर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, उस पर कोई मूवी या वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं, तो इस टाइप के जो भी प्लेटफॉर्म है ना, उन पे एक रेगुलेटरी बॉडी जो है बनाने की सोचा जा रहा है, मतलब विनियमन, मतलब जो इसको नियंत्रित करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है भारत में सट्टेबाजी को वैध बनाया जा रहा है। ठीक है, तो IPL वगैरह आ रहा है इसी के लिए, जो अभी से सट्टेबाजी को वैध बनाने की बात चल रही है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, तीनों देखेंगे, और उसके जो पक्ष में और विपक्ष में, मतलब कि बनाई जा रही सही है या गलत है, वो देखेंगे। उसके अलावा फॉरेस्ट अधिकार अधिनियम, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए पहली न्यूज़ क्या है हमारी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभा, इनके चुनाव को एक साथ कराने पर बल दिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो भारतीय निर्वाचन जो चक्र है, जो इलेक्शन साइकिल है ना, उसके तहत इसे व्यवस्थित करना कि लोकसभा और जो राज्यसभा हो, इनके लिए जो चुनाव है एक साथ करवाए जा सके, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जो होता है ना, उसको एक साथ दोनों के लिए मतदान कर सके। ठीक है, वो दोनों का मतदान, जो हमारा लोकसभा और राज्य विधानसभा है, इनको एक साथ ही जो है हम वोट डालने जाए तो दोनों का एक साथ ही कर सकें। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसा पहले नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम होगा। इससे पहले भी अगर 1967 तक की बात करें तो 47 से लेके 67 तक जो है सेम ऐसा ही प्रोसीजर था, दोनों का चुनाव एक साथ ही होता था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 1968 और 69 में हमारी जो कुछ जो राज्यसभा थी ना, विधानसभा थी, वो विघटित हो गई। उसके बाद 1970 में हमारी लोकसभा भी विघटित हो गई। तो उसके बाद जो इनके एक साथ जो चुनाव का क्रम था ना, वो टूट गया और दोनों के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 1983 में भी जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, उसने ये प्रस्ताव किया था कि एक साथ चुनाव कराया जाए। ठीक है, पर ये जो है उसमें नहीं आ पाया, एक्शन में नहीं आ पाया। इसके अलावा जो इसका समर्थन प्राप्त हुआ था वो विधि आयोग और नीति आयोग दोनों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो उसके बाद एक साथ चुनाव कराए जाने का अर्थ क्या है कि लोकसभा और जो राज्यसभा है, उसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों का जो है एक सभाओं के लिए देश भर में मतदान एक ही दिन या एक ही चरण में हो। इसको चरणवार तरीके से कराया जा सके, ताकि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान किया जा सके। मतलब हम जैसे ऐसे ना हो कि हमारे पास बस एक बटन हो और दोनों को मैं चुन लूँ जाके, है ना, तो दोनों का अलग अलग हो। एक दिन में कराओ, 2 दिन में कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दोनों का अलग अलग बटन होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं दोनों के लिए अलग अलग वोटिंग कर पाऊँ। ठीक है, तो इसके अलावा जो अनुच्छेद है इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद क्या है, जो 83, 85, 172, 174, ये चारों अनुच्छेद इससे रिलेटेड है। तो अगर आपको इनको याद करना हो तो 172 इससे रिलेट करेगा 83 से, और ये वाला इससे करेगा। तो देखिए याद कैसे करेंगे, जैसे 1 + 7 कितना होता है, 8, और 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 172 किसके लिए है, जो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और अगर इसको 83 पे निकाल जाए तो जो लोकसभा का कार्यकाल होगा, अगर विघटित ना हो तो। ठीक है, उसके बाद ये इससे रिलेट करेगा, मतलब 1 + 7 8 हो जाएगा। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो 174 किसके लिए है, जो राज्यपाल के पास जो शक्ति होती है ना, राज्यसभा विधानसभा को विघटित करने के लिए, मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। सेम 85 में होता है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो
जो है लोकसभा को विघटित कर सकता है मंत्रिपरिषद की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, तो ये चारों देख लीजिएगा आर्टिकल। उसके अलावा अगर इसके पक्ष में हम जो तर्क है उनकी बात करें तो देखिए पक्ष में तर्क कौन से हैं। पक्ष में मतलब जो एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में है सारे तर्क। तो नीतिगत अक्षमता होती है, मतलब जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, आचार संहिता, जो लगती है 2 या 3 महीने पहले लग जाती है जब जब भी हमारा इलेक्शन होना होता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे जितने भी विकास कार्य होंगे संबंधी और कल्याणकारी योजनाएं होंगी, पूंजीगत परियोजनाओं का निलंबन होगा, इन सब पे क्या होगा, एक तरह से ब्रेक लग जाता है। ठीक है, ये सब जो है बंद हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी स्टेट में हैं तो वहाँ पे लोकसभा का होगा तो 2 महीने के लिए उसकी आचार संहिता लग गई, राज्यसभा का होगा 2 महीने के लिए उसकी, तो एक 12 महीने में से 4 महीने तो यही चले गए, है ना। तो इसकी वजह से जो है इसकी दीर्घावधि तक लागू करना पड़ता है, जिससे कि जो है नीतिगत अक्षमता होती है और जो गवर्नेंस शासन होता है ना उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा भी हमारा क्या होता है, जो अत्यधिक व्यय होता है, मतलब चुनाव प्रक्रिया होते हैं उस पर जो राजनीतिक दल होते हैं वो पानी की तरह एक तरह से पैसा बहाते हैं ना, और व्यक्तिगत उम्मीदवारों जैसे कि हितधारक या द्वारा अत्यधिक व्यय किया जाता है। चुनाव जीतने के लिए अधिक व्यय जो निर्धारित सीमा से अधिक होता है, इनकी जो होती है सीमा वो निर्धारित होती है कितने तक आप जो है चुनाव प्रक्रिया में खर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, जो करने की प्रवृत्ति को देश में भ्रष्टाचार करते हैं, काले धन का जो है उसको वहाँ पे फ्लो करवाते हैं, ठीक है, मार्केट में, और उसके प्रमुख संचालनों में एक के रूप में इसे दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या होता है, सुरक्षा बलों की व्यस्तता, मतलब जो हमारे आर्म्ड पुलिस फोर्स होते हैं ना, सशस्त्र पुलिस बल, तो इनकी भी जो है वहाँ पे तैनाती होती है। ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती आम बात है और बार बार चुनाव के कारण जो इनकी एक हिस्से का उपयोग निर्वाचन प्रक्रिया में सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता है। यदि ऐसा ना हो तो अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उन्हें तैनात करके उनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। मतलब अगर यहाँ पे तैनात नहीं होंगे तो कहीं और हम इसका उपयोग कर सकते हैं तैनात करके। ठीक है, अगला क्या है, सामान्य जो जनजीवन होता है वो बाधित होता है इससे। ठीक है, मतलब अभी मैंने बताया ना, जैसे 2 महीने लोकसभा का हो गया, 2 महीने राज्यसभा का हो गया, तो 3-4 महीने तो ये पूरे बाधित में ही गए जो सामान्य जनजीवन है उसके लिए। तो बार बार चुनाव के से आम जनजीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है और आवश्यक सेवाओं की कार्यपद्धति पर असर पड़ता है। यदि एक साथ चुनाव आयोजित किया जाता है तो इस प्रकार की व्यवधान अवधि तक निश्चित एवं पूर्व निर्धारित अवधि तक ही सीमित होगी। ठीक है, सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव पड़ता है। बार बार चुनाव से देश भर में जो जातिगत, धार्मिक और सांप्रदायिक इस टाइप के जो मामले होते हैं वो जो हमारे राजनेता होते हैं वो बार बार उठाते हैं, ताकि उनका वोट जो है उनको उस कम्युनिटी से आराम से मिल जाए। ठीक है, तो इसके मुद्दे जो है सक्रिय रहता है, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसी घटनाओं का ध्रुवीकरण जानबूझकर इसका ध्रुवीकरण करा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातिवाद, सांप्रदायिक और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। लोक लुभावन उपायों पर ध्यान देना। ठीक है, बार बार चुनाव होते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब जो हमारे वो होते हैं ना डेवलपमेंट कार्य होते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो लोक लुभावन कार्य होते हैं, जैसे अब अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जनवरी में क्या हुआ था, जो बसेस थी वो फ्री कर दी थी, है ना, मेट्रो भी फ्री करने की बातें करी जाती, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो फ्री कर दिए थे। हालांकि जब कोविड आया तो सरकार के पास पैसा पैसा खत्म हो गया, फिर अप्रैल वगैरह के बिल जो है 5,000 के आसपास तक आए थे, अप्रैल के बाद के बिल 1-2 महीने। ठीक है, तो इस टाइप के उन्हें लोक लुभावन कार्य वो करते हैं। बार बार चुनाव होने से जो शासन होता है और दीर्घकालिक नीति निर्धारण से कार्य बाधित होते हैं। इसके कारण राजनीतिक दल दीर्घकालिक कार्यक्रमों एवं नीतियों पर ध्यान देने के बजाय तत्कालिक चुनावी लाभ के संदर्भ में सोचने पर विवश हो जाते हैं। उसके बाद जो मतदान पर प्रभाव पड़ता है, देखिए उसके अलावा क्या होता है, जो हमारा मतदान होता है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो हमारे मान लीजिए पहले क्या होता था कि लोकसभा का हो रहा है, राज्य विधानसभा का हो रहा है, तो एक वोटर क्या सोचेगा, जो थोड़ा सा मान लीजिए आप इस टाइप के कम कार्य करते हैं कि 2-2 जगह जाना पड़ेगा, है ना, तो वो वोटर जो है बचेगा ऐसे टाइम से। और यहाँ पे है सिर्फ एक ही देना है, उसके बाद 5 साल देना ही नहीं किसी का चुनाव, है ना, तो वो यहाँ पे कुछ परसेंट ऐसे वोटर होंगे जो यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, जो यहाँ पे नहीं जा रहे थे किसी भी रीज़न से, मान लीजिए आप आलसी है या जो भी है ना, या फिर ऐसे सोचता है कि बार बार वोट होते हैं तो क्या जाऊँ, कभी भी हो जाते हैं, तो इस टाइप के वोटर क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो इससे मतदान में जो है वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए और क्या है, जो एक साथ चुनाव कराए जाने के विरुद्ध में जो तर्क है। ठीक है, पहला क्या है, परिचालन संबंधी व्यवहार है, जैसा कि इस चक्र को पुनः कैसे स्टार्ट किया जाएगा, है ना। मान लीजिए 2020 में
जैसे दिल्ली में हुआ इलेक्शन, 19 में हमारे लोकसभा के हुए हैं, उससे पहले किसी और स्टेट में हुए होंगे, है ना। तो 2021 में मैं अगर कराना चाहता हूँ इस इलेक्शन को, तो क्या होगा, जो यहाँ पे जीता है 2020 में, वो तो कभी मानेगा ही नहीं, है ना। ये वाले भी नहीं मानेंगे, ये वाले भी नहीं मानेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा होगा वो मान जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो अभी दोबारा चुनाव में प्रक्रिया में भाग लेना ही है ना। तो और इसके लिए क्या होगा, जो साधारण बहुमत से हमें आधे से अधिक राज्यों का जो है वो बहुमत पास होगा, है ना। तो इसके लिए जो है इस चक्र को कैसे एक साथ पूरा किया जाए, जो सत्तारूढ़ दल है, गठबंधन है, द्वारा 5 वर्ष से पूर्व ही बहुमत खो देने की स्थिति में नवीन प्रक्रिया क्या होगी, निर्वाचन आयोग के लिए इतने व्यापक पैमाने पर चुनाव कराने की व्यवहार्यता आदि, है ना। काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा जो चुनाव होगा, तो उसके लिए भी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या व्यवहार्यता होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो संवैधानिक मुद्दे हैं, ठीक है, संवैधानिक मुद्दे जैसे कि हमारा जो एक साथ चुनाव करवाने के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा, इसके सदन के कार्यकाल में कटौती करनी होगी, है ना, और विस्तार भी करना होगा। कुछ में कटौती करनी होगी, कुछ में विस्तार करना होगा। इसके संविधान के संबंधित प्रावधानों में संशोधन, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें संशोधन होगा। और इन संवैधानिक विधिक संस्थानों को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन भी चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का, जैसा अन्य अनिवार्यताओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं तथा एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं के मतदान संबंधी निर्णय प्रभावी हो सकते हैं ना। जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ठीक है ना। और अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो मुझे लगता है बीजेपी ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर एक ही साथ वोट होंगे तो इस टाइप के जो निर्णय होंगे ना वो प्रभावी होंगे, है ना। तो इंसान मतलब जो वोट करने जाएगा वो सोचेगा कि हाँ बीजेपी सेंटर उसके लिए ठीक है, और यहाँ के लिए भी बीजेपी ठीक है। तो जो बड़े राष्ट्रीय दल होंगे ना, राजनीतिक दल, है ना, वो उनको वोट ज़्यादा मिल सकते हैं इससे। जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी, क्योंकि बार बार चुनाव होते तो क्या होता है, जो राजनेता होते हैं उन्हें मतदाताओं के साथ निरंतर संपर्क करना पड़ता है। पर अगर 5 साल में एक बार होगा, उसके बाद अगले 5 साल तक दोबारा चुनाव नहीं होगा, है ना। तो राजनेताओं की जनता के प्रति जवाबदेही में वृद्धि करती है, क्योंकि बार बार चुनाव होने से राजनेताओं को मतदाताओं के साथ निरंतर संपर्क करना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो अभी करंट सिस्टम है ये उसके बारे में बता रहा है कि इससे उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है, पर अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें कमी आ जाएगी, है ना। उसके अलावा यह संघवाद के विरुद्ध जा सकता है। संघवाद के विरुद्ध कैसे जा सकता है, कैसे जाएगा देखिए, क्योंकि इससे किसी राज्य में विधानसभा के असमय विघटित की मान लीजिए अभी चुनाव हुआ, ठीक है, फिर अगले 5 साल बाद होगा, और इसके बीच में अगर मान लीजिए कोई राज्य विधानसभा अगर विघटित हो जाती है, तो उसको जब तक दोबारा चुनाव नहीं होता तब तक क्या होगा, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, ठीक है। पता चला नेक्स्ट टाइम जब चुनाव होने थे उससे पहले 10-15 स्टेट्स में जो है राष्ट्रपति शासन ही है। 10-15 इन द सेंस मतलब जितने भी 4-5 जितने भी हैं, तो राष्ट्रपति के ऊपर इससे अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा, ठीक है, स्थगित कर दिया जाएगा। ऐसे में अगले चुनाव एक साथ चुनाव तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। समानता लाने, बहुलता को बनाए रखने तथा स्थानीय और क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा देने के बजाय यह जो है देश को एक रूपीकरण करेगा, क्योंकि एक साथ चुनाव राष्ट्रीय दलों को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े दल होंगे ना, जैसे 7-8 या इंडिया की अगर बात करें, तो उनको जो वोटिंग होगी वो उनमें उसमें प्रभावित होगा। जो छोटे दल होंगे उनकी तरफ जो है कम कम ध्यान जाएगा, है ना। तो इससे उनको बढ़ावा मिल सकता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या है, जो वित्तीय निहितार्थों का विश्लेषण करने, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके प्रभावों को आकलन करने और विधि आयोग की सिफारिशों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवहार्यता विद्यमान तो है हमारे संविधान में, क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता के बाद के पहले 2 दशकों के दौरान विद्यमान था। हालांकि एक साथ चुनाव सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। बार बार चुनाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को निम्नलिखित तरीके से दूर किया जा सकता है, ठीक है। जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी जो वो है ना, जो अवधि है उसको कम कर सकते हैं हम, है ना। जैसे 2-3 महीने पहले लगता है तो उसे उसकी अवधि को कम कर सकते हैं, या फिर चुनावी वित्त पोषण की व्यवस्थाओं में सुधार कर निर्वाचन संबंधी व्यय पर अंकुश लगा सकते हैं, है ना, या फिर इसमें आरटीआई जोड़ सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार, जो आरटीआई ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो राजनीतिक दल जो व्यय करें ना उसको आरटीआई के तहत जोड़ दिया जाए, ये सबसे बढ़िया मेरे को लगा, ठीक है। जो इससे जोड़ देंगे तो क्या होगा, जो भी वो व्यय कर रहे होंगे सीधा सरकार के पास उसका डाटा आ जाएगा, तो वो व्यय करने से पहले थोड़ा सा वो करेंगे, हेजिटेट करेंगे, मतलब हिचकेंगे, है ना।
तो इस टाइप से इसका जो है, और ऊपर से अगर जैसे कि अगर एक बार वो होगा चुनाव तो हमारे जो व्यय होंगे उसमें भी कमी आएगी। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या कह रही है। देखिए अगला टॉपिक क्या है, जो प्रत्यावर्तन है उसका अधिकार, जो राइट टू रिकॉल है। ठीक है, प्रत्यावर्तन क्या होता है, प्रत्यावर्तन का अधिकार या प्रत्याशी को वापस बुलाने का अधिकार। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ, हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2020 को पारित किया। यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत मतदाता के पास अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यकाल उसका खत्म होने से पहले ही अगर वो बुलाना चाहे तो ये उसको हटाने की शक्ति है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एक साधन का उदाहरण है। ठीक है, जैसे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, जो जनता होती है वो क्या करती है, किसी अपने एक नेता को चुनती है जो कि फिर उसके बाद गवर्नेंस चलाता है। ठीक है, तो अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यह विधेयक ग्राम सरपंचों, प्रखंड स्तर, जिला स्तर की पंचायतों, इसके सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल की अनुमति देता है यदि वे अपने जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निष्पादन करने में विफल रहते हैं ना। पहले उसको मंत्री बनाया, अगर वो जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा तो राइट टू रिकॉल वापस बुला लिया। किसी वार्ड या ग्राम सभा के जो 50% जो सदस्य होंगे ना, उसको लिखित याचिका देनी होगी। उसके बाद वे राइट टू रिकॉल की कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं, उसके बाद वो कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसके बाद जो गुप्त मतदान होगा जिसमें राइट टू रिकॉल के पक्ष में 2/3 मतलब 2/3 सदस्यों की मतदान करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, उस ग्राम सभा की। अगर इसके बारे में उसमें देखें हम, इसके लाभ क्या होंगे, तो लाभ में सबसे पहले राजनीतिक प्रणाली में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी, है ना। मान लीजिए अगर कोई जो अपने कार्य ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको हम हटा सकते हैं, वापस बुला सकते हैं। तो राजनीतिक प्रणाली में क्या होगा, अधिक जवाबदेही हो जाएगी, क्योंकि मतदाता उन विधायकों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने कार्यकाल का दुरुपयोग कर रहे हैं और अकर्मण्य हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं। इससे ऐसे प्रतिनिधि जिनमें क्षमता और नैतिकता का अभाव है, ठीक है, जिनमें क्षमता की कमी है और जो नैतिकता है, एथिकल नहीं है, वे उनके विरुद्ध एक ऐसा तंत्र स्थापित होगा जिससे मतदाताओं के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने में विफल रहे अयोग्य प्रतिनिधि पर नियंत्रण जनता में निहित होगा। ठीक है, जनता चाहेगी तो उसे मंत्री पद से हटा सकती है कभी भी। यह उम्मीदवार को निर्वाचन संबंधी प्रचार में करोड़ों की धनराशि व्यय करने के लिए हतोत्साहित करेगा, क्योंकि जो उम्मीदवार होगा उसे क्या है, उसे पता होगा कि अगर मैंने काम ढंग से नहीं किया तो ये मुझे वापस बुला लेंगे, मतलब मंत्री पद से हटा देंगे। तो वो जो करोड़ों की धनराशि लगाता है ना, तो उसमें जो चुनावी प्रचार होता है वो नहीं लगाएगा, तो इससे क्या होगा, वो हतोत्साहित होगा। इससे भ्रष्टाचार के साथ साथ राजनीति के अपराधीकरण पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि प्रतिनिधि के मन में हमेशा वापस बुलाए जाने की आशंका रहेगी और वो अपना काम क्या करेगा, ढंग से करेगा। तर्कसंगत और न्याय आधारित, क्योंकि यह गलत निर्णयों को अगले 5 वर्ष तक प्रतीक्षा किए बिना सही करने का विकल्प प्रदान करेगा। मतलब एक बार किसी को हमने चुन लिया तो नेक्स्ट जो है 5 साल तक वो अपनी जो कार्यकाल है उसको सही नहीं चला पाएगा। अगर मतलब विफल रहेगा कार्य चलाने में तो हम उसे वापस मंत्री पद से हटा देंगे। तो इससे हमें एक जो मतदाता होता है उसको विकल्प प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पेज पे क्या है। देखिए अभी तक आपने उसके जो पक्ष में तर्क पढ़े तो आपको पढ़ के लग रहा हो कि हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है, इसे जो है लोकसभा राज्य विधानसभा में भी अपनाना चाहिए। पर अब इसकी सीमा देखते हैं। ठीक है, सीमा पढ़ के आपको क्लियर होगा कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो सरकार को अस्थिर करना, इससे क्या होगा, जो सरकार में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जहाँ भी मतदाता को ये लगेगा कि हाँ हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करे, तो वो क्या करेंगे, राइट टू रिकॉल का उपयोग करना आरंभ कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा निर्वाचित प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बार बार अगर हम राइट टू रिकॉल से मंत्री को हटाएंगे तो दोबारा निर्वाचन से उसे लाना भी तो पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, निर्वाचन प्रक्रिया पर दबाव होगा। निर्वाचित प्रक्रिया के विरुद्ध राइट टू रिकॉल उम्मीदवार को अस्वीकृत करने पर पुनः निर्वाचन कराना, जो निर्वाचन प्रक्रिया पर अतिरिक्त दबाव डालता है। साथ ही यह मतदान में गिरावट के रूप में भी परिणत हो सकता है। इससे जो है मतदान में गिरावट होगी, क्योंकि मान लीजिए अब हमें पता है कि हमने बार बार जो मंत्री है वो बार बार बदला जा रहा है, तो उससे क्या होंगे, वोट देने वाले वो कम जाएंगे, कुछ परसेंट जो है कुछ परसेंट कमी आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कभी मतलब पहले क्या होता था 5 साल के लिए हमें पता होता आज अगर हम जिसके अंदर हमें काम करना है ना, तो अगर उसको चुन लेते हैं तो अगले 5 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अब क्या होगा, 5 साल में क्या पता 5 बार हम चेंज करना पड़ जाए, तो मतदान में क्या होगा, सीरियसली नहीं लेंगे इसे। उसके अलावा राजनीतिक उपकरण,
प्रभावशाली विशेष हित समूहों और धन के उपयोग द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। मतलब हम जो विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें पैसा दे सकते हैं, है ना? तो पैसा दे के हम उनसे क्या करवा सकते हैं, जो इसके लिए राइट टू रिकॉल का उपयोग कर सकते हैं। और ईमानदार राजनेता के शक्ति के शिकार हो सकते हैं। जो ईमानदार राजनेता है उसके खिलाफ भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता, यह अनिवार्य रूप से प्रतिनिधियों को कठोर निर्णय लेने की प्रक्रिया से विमुख करेगा और उन्हें लोक लुभावन कार्य करने के लिए विवश करेगा, है ना? जैसे कि अब अगर इसे फॉर एग्जांपल लोकसभा के चुनाव में लेते तो अभी जो किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें मोदी जी काफ़ी टाइम तक जो है न्यूज़ में मतलब उन्होंने कुछ भी कहा नहीं था। तो ऐसे में क्या होता, जो राइट टू रिकॉल का जनता उसकी तरफ अग्रसर हो जाती है ना? तो हमें जो है कठोर जो निर्णय होंगे वो लेने से दूर कर देगा ये। ठीक है, लोक लुभावन कार्य में ही रहेंगे सब जो नेता होंगे। प्रक्रिया की व्यवहार्यता, किसी प्रतिनिधि के विरुद्ध राइट टू रिकॉल संबंधी प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर करने हेतु मतदाताओं की एक निश्चित संख्या या प्रतिशत की आवश्यकता होती है। ऐसे में उन हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता या का सत्यापन करना, मतलब जो निश्चित हमें प्रतिशतता चाहिए, अगर मान लीजिए उनकी प्रामाणिकता जो जिन्होंने वोट किया है कि हमें राइट टू रिकॉल चाहिए, उनकी जो प्रामाणिकता को सत्यापन करना है और यह सत्यापित करना कि मतदाताओं द्वारा किए गए हस्ताक्षर मुक्त सहमति से, मतलब बिना किसी प्रेशर के उन्होंने जो है साइन किया इस पर राइट टू रिकॉल के लिए या नहीं आदि का निर्धारण करना एक कठिन कार्य होगा। ठीक है, एक अलग से फिर संगठन इसके लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा व्यय में वृद्धि होगी, क्योंकि बार बार अगर हम चुनाव कराएंगे तो क्या होगा, उसके लिए बार बार हमें जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, तो क्या होगा, व्यय में वृद्धि होगी। उपचुनाव के आयोजन के लिए वित्तीय संसाधनों, मानव शक्ति, समय आदि सहित कई संसाधनों की आवश्यकता होगी जो निर्वाचन प्रक्रिया पर अधिक प्रभाव डालेगा, दबाव डालेगा। उसके बाद प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पे सारे निर्णय क्या कौन करती है, जनता करती है। जो भी हमारे संशोधन, विधि, संधि या नीतिगत निर्णय हो रहे हैं ये प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, जनता करती है। ठीक है, तो इसके उपकरण क्या है, परिप्रेक्षा, नागरिकों की पहल, जनमत संग्रह और एजेंडा पहल। ठीक है, ये इसके उपकरण है। उसके बाद आगे की राह की बात करें तो क्या है, राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, मुख्य ध्यान विभिन्न माध्यमों से जनता की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने और निर्वाचन में मतदाताओं की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने पर होना चाहिए। मतलब जो हमारा मौजूदा तंत्र है उसी में राजनीतिक जो जागरूकता है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उचित जांच क्या है, कुछ विशिष्ट आधारों पर उचित न्यायिक जांच करने के बाद ही राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए। मतलब अगर ये प्रक्रिया शुरू हो रही है तो पहले उसकी अच्छी तरह से जांच हो जाए कि जो प्रत्याशी है वो बिना दबाव रहित जो ऐसा कर रहे हैं, और रीज़न पूछना चाहिए उनसे। तो इस टाइप से उचित जांच होनी चाहिए, ना कि अनुचित या अस्पष्ट आधार हो उसका। मजबूत निवारक हो हमारे पास। मजबूत निवारक क्या है, जो राइट टू रिकॉल के तहत वापस बुलाए गए जो प्रतिनिधि है उसको हम जो है चुनाव से वंचित किया जाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो नेक्स्ट टाइम चुनाव में फिर बैठ गया, है ना? तो उसको 1 या 2 चुनाव के लिए स्थगित कर देना चाहिए। अन्यथा रिकॉल की प्रक्रिया में व्यय हुआ सारा धन, मानव संसाधन, समय व्यर्थ चला जाएगा अगर वो दोबारा खड़ा हो गया, है ना? मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ करना। उल्लेखनीय है कि वर्तमान व्यवस्था में ऐसे कई तंत्र विद्यमान हैं जो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अयोग्य उम्मीदवारों को चुनाव से पहले या पश्चात ही निर्हर घोषित कर देते हैं, अयोग्य घोषित कर देते हैं। मतलब मौजूदा तंत्र में भी हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जिससे हम कोई भी अगर जो राजनेता है उसको पहले ही हम अयोग्य घोषित कर देंगे। ठीक है, अयोग्य उम्मीदवार को चुनाव से पहले या बाद में अयोग्य घोषित करते हैं, जैसे निर्भरता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और सदस्यों के निष्कासन या भ्रष्टाचार की जांच के लिए विद्यमान सतर्कता निकाय। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, इनका जो है एक विनियमन, मतलब इनको नियंत्रित करा जा रहा है। ठीक है, तो इनको जो है एक रेगुलेटरी बॉडी के तहत लाया जा रहा है। तो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, अगर इनकी हम बात करें तो जैसे कि हमारा जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इस टाइप की जो आप मूवी या वेब सीरीज़ देखेंगे तो ये इन्हीं के जरिए देखी जाती है। ये OTT प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन आते हैं। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है ना, उसके अंतर्गत आते हैं अभी तक। उसके अलावा अन्य संबंधित तथ्य क्या है, जो सरकार है जो उसने संविधान के अनुच्छेद जो 77 का तीसरा खंड है उसका उपयोग करके भारत सरकार नियम 1961 में संशोधन द्वारा डिजिटल ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है उसके अधिकारित में लाने वाली अधिसूचना को जारी किया है।
ठीक है। तो अनुच्छेद 77 का जो खंड 3 है वो क्या है, जो राष्ट्रपति है वो भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बना सकता है। ठीक है। डिजिटल ऑनलाइन मीडिया के अंतर्गत शामिल है फिल्में, ऑनलाइन सामग्री प्रदाता जो ऑनलाइन सामग्री मिलती है द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो विजुअल कार्यक्रम जो हम देख और सुन सकते हैं। इस टाइप के कार्यक्रम जो आते हैं वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर ही आते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पेज पे क्या है। देखिए, इस अधिसूचना द्वारा क्या होगा, जो हमारे ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म पर जो संचालित समाचार और समसामयिक सामग्री होंगे उसको भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। इससे पहले जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वो मीटी जो डिपार्टमेंट था, मीटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके अंतर्गत अधिकारी था। जबकि अन्य जो मीडिया प्लेटफॉर्म थे जैसे प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो आदि जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन थे। जो प्रयोक्ता सृजित सामग्री है जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इनको इन पर जो निर्मित की जाने वाली सामग्री है जो वो मीटी के अधिकारिता में बनी रहेगी। ठीक है। मतलब जो जा रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं, बाकी जो है मीटी के अंदर ही आएंगे ये फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा पृष्ठभूमि कैसी, केंद्र सरकार द्वारा 2019 से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक विनियामक जो बोर्ड था, मतलब जो इसको नियंत्रण बोर्ड कह सकते हैं, इसके गठन पर विचार किया जा रहा था। और कई बार प्रमुख ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं को स्वयं विनियामक मॉडल, मतलब जो इनके जो प्लेटफॉर्म है ना, स्वयं मतलब खुद से ही अपना एक जो रेगुलेटरी वो होगा ना बोर्ड, उसकी स्थापना की जाए, ऐसा करने के लिए उसे कहा गया था। ठीक है। जनवरी 2019 में क्या हुआ, जो हमारा AIAMAI है, मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने जो ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री थी उसके प्रदाताओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की संहिता नामक एक संहिता का, मतलब कोड का निर्माण किया। क्यूरेटेड सामग्री क्या होता है, ये एक ऐसी सामग्री होती है जिसकी रचना या निर्माण दूसरों द्वारा की जाती है और जिसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल के माध्यम से दर्शकों तक साझा किया जाता है। ठीक है। आपने ऑनलाइन वगैरह वेब सीरीज़ वगैरह देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा किस सामग्री की बात हो रही है। ठीक है। तो इसके अलावा फरवरी 2020 में क्या, जो IAMAI थी, इसने ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री जो प्रदाताओं के स्वयं विनियमन के लिए संहिता, मतलब कोड का जो है जारी किया। ठीक है। उन्होंने खुद नहीं बनाया तो इन्होंने फिर बनाया गया स्वयं विनियमन, जो अपने आप ही कंट्रोल बोर्ड था, जिस पर सितंबर तक लगभग 15 विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हस्ताक्षर किए जा चुके थे। इसके अंतर्गत 15 जो प्लेटफॉर्म थे वो आ चुके थे सितंबर तक। इस कोड में क्या था, जो सामग्री अभिभावक और अभिगम नियंत्रण, जो एक्सेस कंट्रोल था, आयु वर्गीकरण है ना, एज जो अलग से हम देना पड़ता है जब कोई भी जो आप प्रोग्राम देखते हो तो क्या होता है उसमें एज लिमिट आती है ना, तो वयस्क सामग्री रेटिंग आदि के बारे में दिशा निर्देश दिए गए, गाइडलाइंस दी गई। साथ ही एक द्विस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है, इसका गठन भी किया गया। कंप्लेंट रेड्रेसल मैकेनिज्म, तो OCCP के जो स्तर है उसमें टायर 1 को देखिए क्या कहता है। ठीक है। तो इसके टीयर 1 क्या है, एक सेकेंड। तो OCC का टायर 1, OCC हमारा क्या था, जो ये हमने ऊपर पढ़ा ना, इसमें इसके लिए जो स्वयं विनियमन के लिए हमने कोड जो बनाया गया IAMAI द्वारा, कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है, OCCP, इसमें टायर 1 ये ऑलमोस्ट सेम ही थे। ठीक है। तो इनके जो है आपस में टकराने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब इस स्तर में क्या किया गया, जो डिजिटल सामग्री शिकायत फॉर्म है, जो डिजिटल कंटेंट कंप्लेंट फॉर्म है, इसकी स्थापना की गई, जिसे OTT प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं बनाया गया। पर टायर 2 में क्या कहा गया, मतलब इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया कि इस स्तर पर जो IAMAI है उसके तत्वाधान के निकाय की स्थापना की गई। ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों ने इसकी स्थापना की। ठीक है। तो इसमें 5 प्रकार की सामग्री या कंटेंट को प्रतिबिंबित किया गया। ठीक है। तो जो मतलब जिनको जो है नेगेटिव माना गया, तो कौन से वो जानबूझकर या फिर दुर्भावनापूर्ण तरीके से जो राष्ट्रीय प्रतीक है या राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनादर करा जाए, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो बच्चों से संबंधित जो अश्लील सामग्री होती है उसको बढ़ावा देने वाला कोई भी अगर दृश्य होगा या कहानी होगी, कोई भी ऐसी सामग्री जो दुर्भावनापूर्ण धार्मिक भावनाओं को भड़काए, तथा ऐसी सामग्री जो जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण आतंकवाद को बढ़ावा दे या प्रोत्साहित करे। ठीक है। तो इस टाइप के जो भी वो होंगे वो उद्योग स्तर पर टीयर 2 में आ जाएंगे। ठीक है, IAMAI मिनिस्ट्री के अंदर। हालांकि प्रस्तावित
स्वयं विनियामकीय तंत्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, ठीक है, इसको जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया कि इसमें स्वतंत्र तृतीय पक्ष की निगरानी का अभाव है। मतलब ठीक है, तुमने बना तो दिया, पर इसे जो है चेक कौन करेगा, कोई थर्ड पर्सन भी तो होना चाहिए। इसमें एक बेहतर रूप से परिभाषित आचार संहिता नहीं है। इसमें प्रतिबंधित सामग्री को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा साथ ही प्रथम और द्वितीय टायर पर हितों के टकराव का मुद्दा विद्यमान है। मतलब दोनों सेम ही तो है, वहाँ पे कंप्लेंट होगी, यहाँ पे बस ये 5 अलग से बता दिया तुमने, ठीक है। तो इसके लिए अक्टूबर 2020 में क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने एक पीठ ने स्वायत्त निकाय के माध्यम से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म को विनियमित मतलब नियंत्रण करने की एक याचिका पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार और जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय और IAMAI को उसको नोटिस जारी किया। OTT प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों? क्योंकि OTT उद्योग का त्वरित विकास है। इनका जो है तेज़ी से आप देखेंगे तो पहले नेटफ्लिक्स को पता भी नहीं होगा आज से 3-4 साल पहले कि क्या था, पर आप देखते हैं हर जगह ऐड हो, कुछ भी हो, हर जगह नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, है ना, इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है वो देखने में आते हैं। उनकी वेब सीरीज़ वगैरह भी काफ़ी जो है फेमस होती जा रही है ना। तो भारत वर्तमान में विश्व का सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाला OTT बाजार है और वर्ष 2024 तक जो OTT उद्योग है वो विश्व में भारत का 6ठे नंबर पर आने की उम्मीद है। यह संभावना व्यक्त की गई कि भारतीय OTT बाजार का आकार वित्त वर्ष 2019 में जो 42.5 बिलियन रुपए का था वो 2025 तक 237.86 बिलियन रुपए का हो जाएगा। इसमें निगरानी का अभाव है OTT प्लेटफॉर्म्स में। यद्यपि भारतीय प्रेस परिषद जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसके द्वारा जो प्रिंट मीडिया समाचार प्रसारक संघ द्वारा टेलीविज़न समाचार चैनलों और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों की निगरानी की जाती है, ठीक है, जो फिल्मों की निगरानी की जाती है वो इनके द्वारा की जाती है, NBA, CBFC, ठीक है। तथापि वर्तमान में किसी विधि या स्वायत्त निकाय द्वारा डिजिटल सामग्री या OTT प्लेटफॉर्म को शासित नहीं किया जाता, मतलब ये एक तरह से फ्री है, ठीक है। तो लोग इस पे ज़्यादा जाना भी पसंद करते हैं क्योंकि फिल्में वगैरह तो सालों से देख रहे हैं, पर इस टाइप के जो मटेरियल आ रहे हैं वो नए आ रहे हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसके अलावा क्या है, जो हमारे पास ऑनलाइन जो मटेरियल है उसके जो कंट्रोल है, मतलब विनियमन नियंत्रण है, उसके लिए कोई हमारे पास विशिष्ट विधि उपलब्ध भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जनता से विभिन्न शिकायतों की प्राप्ति। देश भर की जनता से जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है उसकी याचिका दायर की गई है इन OTT प्लेटफॉर्म के लिए, जो ऑनलाइन सामग्री से संबंधित चिंता और ऑनलाइन सामग्री को विनियमित जो नियंत्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। आपत्तिजनक सामग्री के बारे में, पर्याप्त विनियमन के बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग संभवतः फेक न्यूज़, जो हेट स्पीच होता है, जो घृणा का प्रचार करने वाला भाषण होता है, उसके प्रसार, अश्लील या हिंसक सामग्री को प्रकाशित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी सामग्री सामाजिक ताने बाने को क्षति पहुंचा सकती है और मोबाइल और कंप्यूटर की बढ़ती पहुंच के कारण ऐसी सामग्री बच्चों तक ईजिली पहुंच जाएगी, ठीक है, और उनको उनको जो है प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा सामग्री के विनियमन में समानता, जैसे जो रेगुलेटर है उसमें जो है समानता है। जैसे भारत में जो फिल्म उद्योग है उसने चिंता व्यक्त की है कि उनके व्यवसाय के लिए जो CBFC बोर्ड, CBFC जो वो है, CBFC क्या है, एक सेकंड देख लेते हैं। CBFC हमने यहाँ पे देखा था ना, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, जो मूवीज़ पे सेंसर वगैरह लगाते हैं ना, CBFC बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इन पर कंट्रोल रखते हैं जो हमारी मूवीज़ होती हैं, पर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो जो उनके व्यवसाय के लिए CBFC से प्रमाणन की अनिवार्यता पर बल दिया जाता है। जबकि OTT प्लेटफॉर्म पर डिजिटल सामग्री बिना किसी फिल्टर या स्क्रीनिंग के, मतलब कोई जांच होती नहीं है इनकी, तो उसके व्यापक पैमाने पर लोगों के लिए उपलब्ध होती है। जैसे कि हमारी जो मूवीज़ वगैरह होती है वो कई बार दिखाते हैं ना कि हाँ सेंसर ने ये काट दिया, वो काट दिया, है ना, तो इस टाइप से इन पे कुछ वो नहीं होता, ये जो दिखाना चाहते हैं डायरेक्ट दिखाते हैं। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जो फिल्में, धारावाहिक, वेब सीरीज, समाचार आदि सामग्री को एकल मंच पर प्रस्तुत करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के उदाहरणों में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, अल्ट बालाजी आदि शामिल हैं, ठीक है। इन्हें ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म OCCPS के नाम से जाना जाता है, ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री जो होती है, उद्योग अन्य ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं
यथा मध्यवर्ती वेबसाइट, प्रयोक्ता सृजित वेबसाइट जो यूजर जनरेटेड कंटेंट होते हैं, इस टाइप के जो प्रदाता होते हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से भिन्न होते हैं ये। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म निम्नलिखित विषयों के मामले में इनसे भिन्न होते हैं। ठीक है, यूट्यूब और फेसबुक से भिन्न होते हैं। तो कौन से मामले हैं वो? तो ये पूर्ण रूप से क्यूरेटेड सामग्री की सूची उपलब्ध कराते हैं जो व्यक्तिगत प्रदाता तथा द्वारा अनुज्ञासित मतलब लाइसेंस प्राप्त या उसके स्वामित्व में होती है। ठीक है, तो इसमें उपभोग का एक पुल मॉडल कार्य करता है, जहां उपभोक्ता जिस सामग्री को देखना चाहता है, मतलब कैटेगरीज अलग अलग होती है, तो जिस टाइप की कैटेगरी में जो जाएगा उसी टाइप के उसके सामने मूवीज, वेब सीरीज जो भी वो देख रहा है वो आ जाएंगे। उसका चयन कर सकता है और उसे अपनी पसंद के जो उपकरण होंगे समय स्थान पर प्राप्त करता है, तथा इसके तहत अपनी अनुसार सामग्री के चयन और जो अभिगम नियंत्रण है, एक्सेस कंट्रोल है, उससे संबंधित जो प्रौद्योगिकी सक्षम समाधान है, ठीक है, उसकी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो वर्तमान नियामकीय ढांचा, अगर वर्तमान की हम बात करें तो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, उसमें वेबसाइटों पर उपलब्ध ऑनलाइन सामग्री से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारत की जो संप्रभुता और अखंडता है, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर या लोक व्यवस्था आदि के आधार पर जो सूचना वेबसाइट यूआरएल्स हैं उनको अधिनियम की धारा 69A के तहत अवरुद्ध किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है। पर इनके ऊपर मटेरियल इतना सारा है कि उसको चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि क्या मटेरियल जो है दिखाने लायक है क्या नहीं है, है ना। तो इस पर यह है कि अगर हम किसी को अवरुद्ध करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जो धारा 69A है उसके तहत। तो भारतीय दंड संहिता 1860 राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के विरुद्ध प्रस्तुत सामग्री को प्रतिबंधित करती है। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण जो 2012 का अधिनियम है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चे से अश्लील सामग्री को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, इसके बाद भारत में मीडिया प्लेटफॉर्मों का स्व विनियमन। भारत में जो टेलीविजन प्रसारण होता है उसको विनियमित करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, और सामग्री के प्रसारण के को प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल होते हैं BCCC, और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण जो NBSA होता है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जैसे जो अपने आप जो स्वयं विनियामक होते हैं ना, स्वयं मतलब नियंत्रण करने वाले निकाय होते हैं, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्व विनियमन के लाभ क्या होंगे? मतलब खुद से ही अगर जो ये OTT प्लेटफॉर्म है खुद का ही अगर विनियमन बना ले, स्व विनियमन, तो यह जनता में मीडिया की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने वाले नियामकीय मानकों के विकास को प्रोत्साहित करता है। भारत जैसे देश के लिए यह लाभप्रद भी है, जहां एक स्वतंत्र प्रेस का विकास आवश्यक है। यह जनता में विश्वास विकसित करेगा और स्वतंत्र मीडिया केवल पत्रकारों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति ही जागरूक नहीं रहेगी, बल्कि वह जनता या उपभोक्ता के हितों के लिए भी जिम्मेदार होगी। यह सत्ता पक्ष या सहकर्मियों द्वारा की गई अगर कोई गलती होगी तो उसका निर्णय निर्माण के संबंध में सोचने या समझने के हेतु एक पेशेवर संस्कृति की स्थापना करता है। प्रेस द्वारा व्यक्तिगत आधारों के उल्लंघन के मामले में यदि स्वयं विनियामक निकाय द्वारा उसका समाधान कर लिया जाता है तो इससे क्या होगा, जो न्यायपालिका उस पर दबाव कम होगा अगर हमारे जो स्वयं नियामक हम स्थापित करते हैं अलग अलग। तो इससे अगर संबंधित मुद्दों की बात करें, मान लीजिए मैंने जो है स्वयं विनियामक जो विनियमन है उसको बना दिया, जो अपने आप ही जो कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मान लीजिए अलग अलग उसके अंदर प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जैसे नेटफ्लिक्स है, मान लीजिए कोई अमेजोन प्राइम है, कोई अल्ट बालाजी है। तो इस टाइप के क्या होंगे, सभी हितधारकों को स्वीकार्य किसी एक विनियामकीय सर्वसम्मति पर पहुंचना कठिन है। मतलब वो मान लीजिए जो सेल्फ वो होगा, जो विनियमन होगा वो कहेगा कि आपको ये मटेरियल हटाना होगा, आपको ये हटाना होगा, आपको ये। तो इससे क्या होगा जो हमारे वो होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे, वो कहेंगे कि हाँ ये मतलब कोई गवर्नमेंट बॉडी तो है नहीं कि ये कहेंगे हमारी मटेरियल में कुछ कमी नहीं है और हमें जो ये चलाना ही होगा। ठीक है, मतलब ये मेन पार्ट है, हम काट नहीं सकते। इस टाइप से जो प्लेटफॉर्म होंगे वो आपस में जो है लड़ने लग जाएंगे, है ना। तो उसके अलावा प्रभावकारिता का अभाव होगा, क्योंकि जो स्व विनियमन है उसके ऊपर तो कोई है नहीं जो प्रवर्तन तंत्र हो, मतलब उसको बाध्य करने वाला तंत्र हो, है ना। तो उससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना कम होती है। उसके बाद स्व सेंसरशिप, मतलब हो सकता है कि उसको जो विनियामक संहिता है इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री की विविधता को विनियमित करने में सक्षम ना
हो पाए, और यह किसी भी समीक्षा से बचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आंतरिक रूप से स्व सेंसरशिप लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ठीक है, मतलब जो जो इनके ऊपर सबका हेड होगा ना, इन चारों मान लें 3-4 जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो कहेगा कि आप जो है अपने आप ही अपना जो स्व सेंसरशिप है, आपको जो गलत लगे उस जो है पार्ट को हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसे जो समीक्षा है, दूसरों की जो आलोचना है, उससे भी बचना है, तो वो डायरेक्ट इनको ऐसा कर देगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये अपने आप में ही जो है, जो इन्हें सही लगेगा वो प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, जो गलत लगेगा वो हटाने लग जाएंगे, है ना। तो स्व सेंसरशिप लागू करने के लिए प्रेरित कर देगा। उसके अलावा व्याख्या की भिन्नता होगी। स्व नियामक संहिता की व्याख्या अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर विभिन्न तरीके से की जा सकती है। ठीक है, तो उसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्मों के विनियमन के विपक्ष में तर्क, ये सारे पक्ष में थे, अब इसके विपक्ष में तर्क क्या होंगे। सेंसरशिप जो शासन है उसका भय, मतलब अगर इसके ऊपर हमने एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो क्या करेगी, वो तो गवर्नमेंट से एफिलेटेड होगी, तो वो इसके ऊपर सेंसरशिप लागू करेगी। मतलब जो भी पार्ट गलत होंगे, और ओटीटी प्लेटफॉर्म के अगर आपने 1-2 वेब सीरीज़ देखी हो तो वो काफ़ी कुछ उसमें काटने लायक ही होता है। ठीक है, तो अतिरिक्त विनियमनों की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले से ही कई वैधानिक प्रावधान उपस्थित है, जैसे कि आईटी अधिनियम आदि। ठीक है, तो अतिरिक्त जो विनियम है उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। सामग्री का उपभोग करने की स्वतंत्रता, जो ओसीसीपी द्वारा उपभोक्ताओं को अपने अनुसार सामग्री को चुनने का अधिकार दिया जाता है, और इसलिए उपभोगकर्ता सामग्री के चयन में पर्याप्त विकल्प का प्रयोग करते हैं। मतलब जो शुरू में लिखा था ना कि ये इस एज ग्रुप के लिए प्रोग्राम है ना, या फिर ये इस टाइप के प्रोग्राम होंगे, तो ये शुरू में वो बता देते हैं जिससे वे देखना चाहते हैं। इसके अलावा प्रमुख प्लेटफॉर्म आयु के अनुसार कार्यक्रमों को वर्गीकृत करता है और चिन्हित करते हैं, और देखे जाने से पहले सामग्री का संक्षिप्त विवरण प्रदान करते हैं। ठीक है, पहले लिखा होता है इस एज ग्रुप के लिए आपको ये देखना है, तो इस पार्ट में जाए। भारतीय फिल्म उद्योग में वृद्धि, ओटीटी उद्योग के त्वरित विकास के छोटे पैमाने पर सामग्री उत्पादकों को फायदा हो रहा है, और ये मंच देश भर के साथ साथ वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय फिल्में आदि उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भारतीय सामग्री रचनाकार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अतः अत्यधिक विनियमन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, मतलब उनके हम जो है उन पे सेंसरशिप करते रहेंगे, उनके पार्ट्स को काटते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हम वैश्विक स्तर पर हमारे जो जो हमारे प्लेटफॉर्म से जो प्रोग्राम जा रहे हैं उन पर इसका बुरा असर पड़ने लग जाएगा। उसके अलावा सामग्री की विशाल मात्रा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो इंटरनेशनल प्रोग्राम भी आते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप देखो, तो उसको क्या करते हैं हम, उसको हम बाध्य नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते जो भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए तकनीकी रूप से सामग्री को सेंसर अवरुद्ध करना संभव नहीं है, क्योंकि ये विश्व भर में उपलब्ध हो रही है। देखिए, उसके अलावा आगे की राह की अगर हम बात करें तो क्या है, जो हमारे राज्य द्वारा सेंसरशिप और स्व विनियमन के मॉडल के मध्य सामंजस्य बैठाकर रखना होगा। स्व विनियमन के लिए बहुत जो बहुहितधारक दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। इसके तहत जो सामग्री है उसको रचनाकार और कलाकारों की रचनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के साथ साथ जो सामग्री का चयन और उपयोग करने में उपभोक्ताओं को हितों का संरक्षण दोनों को शामिल करना होगा, है ना। जो रचनाओं की रचना जो बनाने वाले हैं कलाकार हैं उनको भी शामिल करना होगा, जो देखने वाले हैं उनको भी सम्मिलित करना होगा। वैश्विक रेटिंग प्रणाली की स्थापना करना, है ना, कि विश्व पे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो किस लेवल पे आ रहे हैं, किस जो रैंकिंग पे आ रहे हैं। जो ओटीटी पर स्वदेश में निर्मित सामग्री के लिए सामग्री संबंधी मानक रेटिंग प्रणाली और उसके लिए कोटा निर्धारित किया जा सकता है। शिकायतों के निवारण के लिए स्वतंत्र तंत्र बनाया जा सकता है, जैसे कि संबंधित ओसीसीपी के द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के संबंध में नागरिकों की शिकायतों के समाधान हेतु एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन बनाया जा सकता है, अलग से संगठन बना सकते हैं। उसके अलावा व्यापक दिशा निर्देश जो गाइडलाइन है वो बनाना। सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्मों को अपनी सामग्री के स्व विनियमन में सहायता पहुंचाने हेतु विद्यमान विधियों में निर्धारित सिद्धांतों को शामिल कर उपयुक्त दिशा निर्देश का निर्माण कर सकती है। विद्यमान विधियों में सम्मिलित है सूचना प्रौद्योगिकी जो आरटीआई एक्ट है 2000 का, ठीक है, सॉरी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2 आईटी एक्ट है। उसके अलावा जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी 1860, और इंडेंसेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, और कॉपीराइट एक्ट 1957, इस टाइप के एक्ट को जो है अपनाकर। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए क्या है न्यूज़, जो भारत में सट्टेबाजी है इसको वैध बनाने की बातें चल रही हैं। ठीक है, तो वित्त राज्य मंत्री ने भारत में सट्टेबाजी को वैध बनाने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है राज्य का, उन्होंने सट्टेबाजी के बारे में, सट्टेबाजी को किसी जो रेस है
जो दौड़ होती है खेल या अन्य अप्रत्याशित परिघटना के परिणाम पर धन के दाव पर लगाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब एक तरह से किस्मत का खेल है, हम जो है पैसा लगाते हैं किसी उस पे, है ना, मनी लगा देते हैं किसी उस पे, तो यहाँ पे किस्मत का खेल है। सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867, जो पब्लिक गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग क्या होता है, द्युत, ठीक है, ये इस टाइप से होगा, द यू थ, ठीक है, तो इसको जोड़ के बनाया गया द्युत। तो उसके में जो है भारत में जो द्युत क्रीड़ा है उसको शामिल करने की एक सामान्य विधि है। हालांकि राज्य विधानसभाओं को अपने राज्य के लिए विशेष द्युत विधि का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण विनियामक छूट प्रदान की गई है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या है, जो ऑनलाइन जुए को शासित करने की कोई विधि विशिष्ट संघीय विधि हमारे पास नहीं है। ठीक है, जुए से संबंधित जो भी अधिकांश विधान है उसको आभासी या ऑनलाइन जुए के प्रचलन से पहले अधिनियम बनाए गए थे, उनके अकॉर्डिंग जो है चलता है। इसलिए जब मतलब जो ऑनलाइन जुआ नहीं आया था ना, जो ऑनलाइन जो गेम्स खेलते हैं या फिर ऑनलाइन जो हम पैसे लगा सकते हैं, उसके पहले के हमारे पास जितने भी अधिनियम है उससे पहले के हैं। इसलिए वे विधान मुख्य रूप से भौतिक परिसर में जुआ या द्युत संबंधी गतिविधियों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया, यूके, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने और उसे विनियमित करने की दिशा में कुछ उपाय किए हैं। अगर सट्टेबाजी को वैध करने के पक्ष में तर्क की देखी जाए तो सबसे पहले राजस्व का स्रोत होगा। मतलब राज्य में अगर आप इसको लीगल कर देंगे तो ये क्या होगा, ये राजस्व इससे बढ़ेगा। तो सट्टेबाजी को वैध करने से भारत में अवैध स्पॉट फिक्सिंग जो होगी, सट्टेबाजी प्रथा आदि को नियंत्रित करके सरकार के लिए आय सृजन करने में सहायता मिलेगी। और KPMG मतलब ये एक यूके की कंपनी है, इसके अध्ययन के अनुसार वर्ष 2010 में भारतीय सट्टा बाजार का अनुमानित आकार लगभग $60 बिलियन का था। ठीक है, 2010 में, जबकि हाल के अध्ययनों के अनुसार इसका मौद्रिक आकार कहीं ज़्यादा विशाल हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिदेशित समिति की अनुशंसा पर आधारित न्यायमूर्ति जो लोढ़ा समिति है, लोढ़ा समिति 2015 में बनाई गई थी, इसने क्रिकेट में जो सट्टेबाजी है उसको वैध करने की अनुशंसा की है। ठीक है, समिति ने अनुशंसा की है कि एक विनियामक ढांचा हो, मतलब रेगुलेटरी बॉडी हो, जो सरकार को मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी में अंतर करने में सहायता प्रदान करे, है ना। मैच फिक्सिंग या फिर सट्टेबाजी होता है हम किसी जैसे प्लेयर पे लगा देते हैं पैसा कि ये इतने रन मारेगा, मतलब एक तरह से हम किस्मत का खेल खेलते हैं। मैच फिक्सिंग क्या होता है, हमने उस प्लेयर को पैसे दे दिए कि आप आउट हो जाओ या रन ज़्यादा मारो या जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैच फिक्सिंग, इन दोनों में अलग से जो है सरकार को पता है। उसके अलावा भारत में जुआ सट्टेबाजी विधानों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लॉ है। सट्टेबाजी शब्द जुए से संबंधित गतिविधि को संदर्भित करता है। ठीक है, सट्टेबाजी का मतलब जुए से संबंधित एक जो है गतिविधि है। जुआ एक सामान्य शब्द है, जबकि सट्टेबाजी एक संरचना आधारित समझौता होता है। जुआ और सट्टेबाजी राज्य सूची के विषय, ये याद रखिएगा। ठीक है, किसके विषय है, राज्य सूची के विषय। हालांकि राज्य के जो द्युत संबंधी विधानों के अंतर्गत जो जुआ है उसको परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, जुए को परिभाषित नहीं किया। भारतीय कानून प्रत्येक को कौशल के खेल, संयोग के खेल इसके रूप में विभेदित करता है। यह आभासी खेलों, अनुमानित परिणाम वाले खेल जो होते हैं फैंटेसी, जैसे कि हमारा फुटबॉल, क्रिकेट, ये फैंटेसी खेल, इसको पारंपरिक सट्टेबाजी से अलग करता है। ठीक है, द्युत संबंधी विधानों के अंतर्गत निम्नलिखित को जुए में शामिल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये जो है जुए में शामिल नहीं होंगे कौन से खेल, घुड़दौड़, जो कौशल के खेल होते हैं जो द्युत अधिनियम और न्यायालय के निर्णयों में उल्लेखित नहीं है, और लॉटरी। ठीक है, भारत में के लॉटरी संबंधी विधियों द्वारा विनियमित है। ठीक है, लॉटरी अलग होता है, वहाँ पे हम खरीदते हैं, जो नंबर लगता है तब पैसा मिलता है ना। और उसके अलावा जो घुड़दौड़ है वो विधिक विनियमों के अधीन है। ठीक है, इस प्रकार जो आभासी फैंटेसी जो स्पोर्ट होते हैं, जो क्रिकेट, फुटबॉल होते हैं, इसमें सट्टेबाजी वैध है क्योंकि यह कौशल का खेल है। जहाँ पारंपरिक सट्टेबाजी में सट्टेबाज होते हैं, वहीं आभासी खेलों में आपका प्रतिद्वंदी एक अन्य खिलाड़ी होता है। अगर सिक्किम और नागालैंड राज्य की बात करें तो इन्होंने स्पष्ट रूप से ऑनलाइन जुए की अनुमति दे दी है। हालांकि तेलंगाना जैसे राज्यों में ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन दोनों पर कठोर प्रतिबंध की नीति का पालन किया गया है। अन्य खेलों की अवसंरचना में सुधार। ठीक है, अन्य खेलों की अवसंरचना में सुधार कैसे, सट्टेबाजी से अर्जित जो धन का उपयोग है वो अन्य खेलों की अवसंरचना और पर्यटकों से संबंधित सुविधाओं के सुधार करने के लिए किया जा सकता है। विश्व स्तर पर खेलों में सट्टेबाजी और जो गैम्बलिंग है उससे प्राप्त धन का उपयोग जनहित और खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सबसे बढ़िया काम यही है, जनहित और खेलों को बढ़ावा देने के लिए इनका यूज़ किया जाए। ठीक है, लीगल करके अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखना, इससे अवैध व्यापार और वाणिज्य के विकास पर
तथा खेलों, विशेष रूप से जो क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग होती है और जो मैच फिक्सिंग होती है, इस टाइप के जो काम होंगे ना, जो भ्रष्ट प्रथाएं होती है, उन पर अंकुश लगाना में सहायता मिलेगी। इससे धोखाधड़ी और धन शोधन, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है और जो धोखाधड़ी होती है, इसकी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी और खेलों में पारदर्शिता भी लाई जा सकेगी। ठीक है। उसके अलावा जो लोन शॉकिंग की रोकथाम होगी। लोन शॉकिंग क्या होता है? जो अत्यधिक दरों पर ऊंचे ऋण ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, जो लोग होते हैं जाके इनके पास चले जाते हैं सट्टा खेलने के लिए। ठीक है, तो ये पहले से ही जो है लोन के नीचे दबे हुए होते हैं, लोन शॉकिंग की होते हैं। तो इन गतिविधियों को गैर आपराधिक श्रेणी में रखने से जो लोग होंगे ना, वो लोन शॉकिंग के जाल में फंसने से रुक जाएंगे। ठीक है। बेहतर प्रवर्तन तंत्र होगा, मतलब प्रवर्तन क्या होता है? बाध्य करना किसी को। तो हमारा बाध्य तंत्र जो है बेहतर होगा। सट्टेबाजी का जो विनियमन होगा, वो एजेंसियों को नाबालिग द्वारा जुआ खेलने अगर हमारे पास मान लीजिए कोई तंत्र होगा जिससे हम सट्टेबाजी को लीगल कर दें, तो वहाँ पे अगर कोई भी नाबालिग आएगा तो हमें पता चल जाएगा, तो उनको जुआ खेलने से हम रोक पाएंगे। और प्रॉब्लम गैम्बलर जो बार बार आते हैं और हार जाते हैं, इस टाइप के जो जुआ खेलने की जिन्हें लत लग चुकी है, उनका ही पता चल जाएगा। तो उनके मामलों की पहचान करने तथा उन्हें रोकने के लिए सशक्त बनाएगा। यह विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की असुविधा से जनता को संरक्षण प्रदान करने में भी सहायता करेगा। उसके अलावा समान व्यवहार। कई लोगों द्वारा यह तर्क भी दिया जाता है कि जो घुड़दौड़ है उसको हमेशा वैध माना जाता है। विदित है कि इस कौशल का खेल माना जाता है। ठीक है, जो घुड़दौड़ है इसको भी वैध माना जाता है, इसलिए जुआ और सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियों को भी समान माना जाना चाहिए। ठीक है। अगर इसके विरोध में तर्क देखें, वो पक्ष में थे, अब विरोध में देखते तर्क क्या है। इस तरह की गतिविधियां समाज के कमजोर वर्गों को जो इसके प्रति प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सुभेद्य बनाती है और इसके शोषण की संभावना को बढ़ाती है। ये राज्य के जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, उसमें निहित सिद्धांतों के भी अनुरूप नहीं है। मतलब जो पहले से कमजोर वर्ग हैं, वो इसमें यहाँ पे जाके और भी कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट होगा इनका, इन चीज़ों का उनके ऊपर। यह भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग इनको भी बढ़ावा देगी, है ना। क्योंकि जो इंसान जब टीमों पे पैसा लगा रहा है ना, तो वो जाके अगर सेकंड मैच फिक्सिंग भी करने लग जाएगा, है ना। एक बार पहले क्या था, हमने किसी चीज़ को बिल्कुल बंद कर रखा था, अब हमने कह दिया कि आप मान लीजिए कमरा है, मैंने आपको बिल्कुल बैन कर रखा है, इसमें नहीं जाओगे आप। अब मैंने कह दिया आप आधे तक जा सकते हो, है ना, तो वो जो है पूरे तक जाने की भी हिम्मत करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैच फिक्सिंग का जो है बढ़ावा दे सकता है। साथ ही विभिन्न आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं उनको भी प्रेरित कर सकता है। साथ ही कुछ राज्य सरकारों ने मत व्यक्त किया है कि ऐसी गतिविधियाँ अनैतिक और आम जनता के हितों में भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसके विरोध में तर्क, कि ये क्या करेगी, आर्थिक हानि के रूप में जो है परिणत करेगी, जिसका किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तथा उसके जो व्यक्तिगत वो है, जिसका क्या होगा, किसी व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होगी या उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो आर्थिक हानि की तरफ क्या होगा, परिणत मतलब झुकता ही चला जाएगा वो उसकी तरफ। ठीक है, तो उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो मौजूदा नीति है भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011, उसमें देश में वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य और प्रचलित सामाजिक और नैतिक मूल्य सट्टेबाजी और जुए को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो थोड़े से वीक है पॉजिटिव इफेक्ट के उसमें। ठीक है, आजकल अगर उसको देखें हम, तो ये हमारे ज़्यादा है, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है इसके मामले में। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम आगे की राह की बात करें, तो आगे की राह क्या है, सट्टेबाजी और जुए में हुए लेन देन को इसके संचालकों के साथ साथ खिलाड़ी प्रतिभागी के आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ जोड़ देना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और राज्य के नियंत्रणाधीन निगरानी सुनिश्चित हो सके। विधि द्वारा किसी दाव के लिए अधिकतम राशि को निर्धारित किया जा सके, ये भी ठीक है। साथ ही इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जुए में हुए लेन देन को जो है कैशलेस बनाया जा सकता है। ठीक है, उससे जो है गवर्नमेंट का उस पर वो भी रहेगा, कंट्रोल भी रहेगा। ठीक है, उनकी नॉलेज में होगा जो भी होगा, जिससे भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक साधनों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वर्चुअल मुद्राएं, जो क्रिप्टो करेंसी है जैसे, आदि का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को, जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको नियंत्रित करने के लिए कठोर विधियों को लागू किया जाना चाहिए और आवश्यक कराधान संबंधी सुधारों को लागू करने के साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, धन शोधन, उसके उपाय भी किए जाने चाहिए। जुए का विज्ञापन करने वाली जो वेबसाइटें होती हैं, उनको अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पोर्टल जो प्लेटफॉर्म है उस पर कोई भी आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री प्रदर्शित ना की जाए। ठीक है, जो द्यूत होता है और जुए से संबंधित गतिविधि को विनियमित कंट्रोल करने के लिए
संसद द्वारा एक मॉडल आदर्श मॉडल विधि का निर्माण किया जा सकता है, ऐसे लॉ का निर्माण किया जा सकता है जिससे जो है उस पर नियंत्रण रहे, विनियमित रहे, जिसे राज्यपाल द्वारा अपनाया जा सके, जो राज्य का राज्यपाल होगा वो उसे अपनाए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, जो आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने जो है विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया है एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में जो विशाखापट्टनम, ठीक है, अमरावती और तीसरी कौन सी है, कुर्नूल ये है। ठीक है, तो इन तीनों राजधानी को बनाया, जो कि क्रमशः क्या क्या है। विशाखापट्टनम की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका, ये क्या है, कार्यपालिका है विशाखापट्टनम। और अमरावती क्या है, विधायी शक्तियाँ यहाँ पे होंगी, और जो न्यायिक शक्ति होगी वो किस में होगी, कुर्नूल में। ठीक है, कार्यपालिका, विधायी और न्यायपालिका, 3 अलग अलग राजधानी बना दिया। उसके अलावा देखिए इसके जो है पक्ष में तर्क दिए जाए तो पूर्व से भी अनुशंसित है। यह आंध्र प्रदेश की राजधानी के गठन हेतु किसी उपयुक्त स्थान का सुझाव देने के लिए गठित सभी प्रमुख समितियों की अनुशंसा से केंद्रीय विषय था। ठीक है, जितनी भी समिति थी उन सभी ने ये अनुशंसा की थी कि ऐसा 3 राजधानी बना देनी चाहिए। उसके बाद विकेंद्रित जो है विकास होगा, मतलब 3 अलग अलग राजधानी, तीनों का अलग अलग तरीके से विकास होगा। विकेंद्रीकृत व्यवस्था से सभी क्षेत्र लाभान्वित होते हैं, क्योंकि सरकारी गतिविधियां एक ऐसा आधार प्रदान करती है जिसके चारों ओर विकासात्मक गतिविधियां संचालित होती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। तेलंगाना राज्य की मांग पर विचार करने के लिए गठित न्यायमूर्ति जो बी एन कृष्णमूर्ति समिति, उसने भी मत व्यक्त किया था कि हैदराबाद में विकास संबंधी प्रयासों का संकेंद्रण ही पृथक राज्यों की मांग का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो उसके अलावा नियोजित शहरीकरण होगा, उच्च जो जनसंख्या घनत्व होगा वाले किसी प्रधान नगर की बजाय उचित अर्थव्यवस्था वाले मध्यम आकार के नगरों का बेहतर विकास होगा। मतलब अगर कहीं पे कैपिटल बना दे तो वो क्या हो जाता है, जैसे दिल्ली की बात करें भारत की, तो उच्च जनसंख्या हो जाती है ना। अब अलग अलग 3 कैपिटल होगी तो जो है मध्यम आकार के जो विकास करना बेहतर होगा इसमें। उसके अलावा वित्तीय संकट से बचाव होगा। कैसे, ऐसा अनुमान लगाया जाए कि नई व्यवस्था में जो कुर्नूल और विशाखापट्टनम है उसकी मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, संरचना, उसको खरीदने में अमरावती से पूर्व में आई लागत की तुलना में काफ़ी कम खर्च आया है। ठीक है, मतलब जब अमरावती को बनाया गया था तो काफ़ी महंगा पड़ा था, उसके बाद इससे जो है उन्होंने एक्सपीरियंस गेन करके इन दोनों को सस्ते में ही बना दिया, कुर्नूल और विशाखापट्टनम को। ऐसी व्यवस्था के अन्य उदाहरण की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की जो संघीय स्तर पर न्यायिक विधायिक कार्यपालिका प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक राजधानी है। उसको वो क्या है, न्यायिक है प्रिटोरिया, कैपटाउन है विधायी, और ब्लोमफोंटेन क्या है, कार्यकारी। भारत में कई राज्यों के जो उच्च न्यायालय है उसकी राज्य की राजधानी के बजाय अन्य शहर में स्थापित है। जैसे कि हम यूपी की बात करें, यूपी, एमपी, गुजरात के है। जैसे यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, वो इलाहाबाद में है, और कैपिटल उसकी लखनऊ है ना। तो इस टाइप के अदर एग्जाम्पल भी है। कुछ राज्य अपनी विधानसभाओं को वर्ष की निश्चित अवधि के दौरान अलग शहरों में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, हिमाचल में शिमला, धर्मशाला, कर्नाटक में बेंगलुरु और बेलगाम आदि शामिल है। ठीक है, अब इसके पक्ष में पढ़ लिया, अब इसके विपक्ष में देखते हैं नेक्स्ट पेजेस। इसके अलावा देखिए क्या हुआ है, जो खाद्य सुरक्षा है उस पर चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि जो अमरावती जो राजधानी बनी है ना, उसको बनाने के लिए जो आवश्यक शहरीकरण के लिए हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि को अधिग्रहण करके खाद्य सुरक्षा की चिंता को व्यक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी आलोचना क्यों हो रही है वो भी देख लेते हैं। तो इसके समन्वय में बाधा होगी, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इतनी दूर दूर है। तो जो सरकारी अंग हो गए, जैसे विशेषकर नौकरशाही और मंत्रियों को लगातार परामर्श करने की आवश्यकता होती है। विधानसभा सत्रों के दौरान दोनों की अवस्थिति संबंधी पृथक्करण और दूरी के कारण समन्वय स्थापित करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उचित अवसंरचना का अभाव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो विकेंद्रित विकास की सफलता जो है सुविकसित अवसंरचना वाले विकास केंद्रों के नेटवर्क पर निर्भर करती है। आंध्र प्रदेश में अभी इस तरह का नेटवर्क का अभाव है। बढ़ते घनत्व के पर्यावरणीय प्रभाव भी हो रहे हैं। KCS समिति ने शहरों में जो गहनता और घनत्व के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चेतावनी दी है, विशेष रूप से विशाखापट्टनम के संदर्भ में। इसके अलावा विशाखापट्टनम का क्षेत्र जो है चक्रवात, मतलब इस टाइप से वो समुद्र के बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, तो वो क्या है, चक्रवात प्रवण क्षेत्र भी है। ठीक है, उसके अलावा विकेंद्रीकरण का एकमात्र तरीका नहीं है, मतलब ये एकमात्र तरीका नहीं है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण विकास के लिए स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है।
इससे न केवल दूरस्थ क्षेत्रों का विकास होता है बल्कि शासन में भी सुधार होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर निष्कर्ष की बात करें हम, तो निष्कर्ष देखिए क्या है। 3 राजधानियाँ जो है उसके विचार को सफल बनाने के लिए तथा विधायिका और कार्यपालिका के मध्य बेहतर समन्वय के लिए निर्णय लेने में देरी को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी और डिजिटल संचार का सतत उपयोग करने की आवश्यकता होगी। मतलब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल संचार होगा, तीनों को आपस में समन्वय बैठाने के लिए इसका यूज़ करना होगा। ठीक है, इससे राज्य के लिए संभार लागत जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है ना, उसमें भी समग्र रूप से कमी हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही स्थानीय निकायों को अधिक धन प्राप्त करके अधिक कार्यों को सौंप कर और बेहतर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर समावेशी और समग्र विकेंद्रीकृत विकास को प्राप्त करने हेतु सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद जो पॉलिटिकल लास्ट टॉपिक है वो है वन अधिकार अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या किया है, अभी जो हिमाचल प्रदेश है, जो जम्मू कश्मीर है, उसके प्रशासन द्वारा कहा गया कि जो इन क्षेत्र में जो वन निवासी है ना, इनको अधिकार देने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 इसको लागू करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम भाग ले रहे हैं, मतलब सक्रिय हैं। तो जो फॉरेन राइट एक्ट्स है, FRA या वन अधिकार अधिनियम 2006, इसके बारे में जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं, जो वन अधिकारों की मान्यता मानते हैं, उसके अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम 2006 को सीमांत तथा आदिवासी समुदाय एवं अन्य वन निवासियों का संरक्षण करने, ठीक है, जो भी हमारे सीमांत हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं और जो अन्य वन निवासी हैं, उनका संरक्षण करने और जीवन व आजीविका के उनके अधिकार के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने के लिए अधिनियम किया गया है। FRA की अगर विशेषताएं बताएं, तो विशेषताएं क्या है, सबसे पहले जो है स्वत्व अधिकार, मतलब जो भू स्वामित्व है उसका अधिकार दिया जाएगा उस भूमि तथा जिस पर अनुसूचित जनजातीय या वन निवासियों द्वारा 13 दिसंबर 2000 पहले से अगर वो कृषि कर रहे हैं, तो इस भूमि को जो है उन्हें दिया जाएगा, अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है, इस भूमि की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर तक निर्धारित की गई है, इससे बड़ी ना हो। ठीक है, सामुदायिक अधिकार की बात की है, इसमें जो है चराई, मत्स्य, वनों में जल निकाय तक पहुंच, चरागाहों का उपयोग आदि तथा जैव विविधता और जो सांस्कृतिक विविधता है उसमें संबंधित जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना, बौद्धिक संपदा है और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार सम्मिलित किया जाएगा। उसके अलावा राहत और विकास का अधिकार राहत और विकास का अधिकार दिया जाएगा। मतलब इसमें जो अवैध बेदखली या बलपूर्वक विस्थापन होता है ना, इसके मामले में पुनर्वास और वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित होगा। वन प्रबंधन का अधिकार, मतलब इसमें क्या होगा, जो किसी भी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुद्धार या संरक्षण या प्रबंधन करना, जिसे समुदाय द्वारा संधारणीय उपयोग, मतलब जो सस्टेनेबल यूज़ होता है ताकि फ्यूचर में इसे यूज़ कर पाए, इसके लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। लघु वन उत्पाद के संग्रह और विक्रय का अधिकार, इसमें वाणिज्यिक मूल्य के वन उत्पाद जैसे तेंदुपत्ते, शहद, अन्य उत्पाद इसमें जो है सम्मिलित किए जाएंगे MFP में। अगर हम इस अधिनियम के लिए योग्यता की बात करें, तो योग्यता क्या है, इस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त करने हेतु जो योग्यता है वो प्राथमिक रूप से वनों में निवास, मतलब वनों में रह रहा हो, आजीविका की वास्तविक आवश्यकता के लिए वनों और वन भूमि पर निर्भर लोगों तक ही सीमित हो। मतलब जो वो पैसा कमा रहा है ना, वो सिर्फ वन से या वन के लोगों द्वारा ही कमा रहा हो। इसके अलावा या तो दावेदार को उस क्षेत्र में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति, इन दोनों का सदस्य होना चाहिए, या 75 वर्ष से उस वन का निवासी होना चाहिए, 75 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर प्राधिकरण देखते हैं, तो इस अधिनियम के तहत एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ग्राम सभा बनाई जाए जो आरंभ में एक प्रस्ताव पारित करेगी, जिसमें यह सिफारिश की जाएगी कि उन संसाधनों पर किसके अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए। इस प्रस्ताव को तब अनुमंडल, मतलब सब डिवीज़न किया जाएगा उस लेवल पर, जब उसके बाद जिला स्तर पर जांच और अनुमोदित होगी। मतलब सबसे पहले क्या होगा, इस प्रस्ताव को तब जो है सब डिवीज़न जो है स्तर पर, और उसके बाद जो है जिला स्तर पर उसकी अनुमोदन की जांच किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ख़त्म होने वाला अब तो ये। वैसे भारत में अगर हम जो वन के अधिकार है उनका अगर महत्व देखें, इंपॉर्टेंस देखें, तो इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, जो ऐतिहासिक अन्याय है उसकी समाप्ति होगी। यह अधिनियम उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने में सहायता करता है जिन अधिकारों से औपनिवेशिक काल में जो वन निवासी हैं
और जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं उनको वंचित कर दिया गया था, वो उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। निर्धनता उन्मूलन होगी और समावेशी विकास होगा। जो FRA है वन निवासी समुदाय को वन उत्पादों और वन भूमि तक पहुंच प्रदान करेगा तथा जो MFP है उसके वाणिज्यिक व्यापार की सुविधा प्रदान करके उनकी पारंपरिक आजीविका को, ठीक है। तो MFP क्या था? माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो लघु वन उत्पाद होते हैं ना, जो छोटे जो वन होते हैं उनसे उत्पाद जो निकलता है, ठीक है, उसके वाणिज्यिक व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा और उनकी पारंपरिक आजीविका को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए अगर महाराष्ट्र में गोंदिया जिले में लगभग 50 ग्राम सभाओं ने एक संघ जो फेडरेशन है उसका गठन किया है। इस संघ ने वनों में निवास करने वाले समुदायों को उनके द्वारा संग्रहित उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य, मतलब जो वनों में जो रह रहे हैं ना लोग, उन जो वो कमा रहे हैं, जो वो उगा रहे हैं, ठीक है, उसको इन्होंने जो ग्राम सभा है उन्होंने मार्केट में बेच के इनको प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलवाया और बोनस की गारंटी प्रदान की है। जैसे तेंदू का पत्ता विक्रय करके 2.5 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है, ठीक है। उसके बाद वनों का संरक्षण होगा FRA के अंदर। जो FRA है उसमें वनों के साथ वन निवासी समुदायों के सहजीवी संबंधों को मान्यता प्राप्त करता है और उन्हें अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके वनों का प्रबंधन और उनका संरक्षण करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में सामुदायिक वन आरक्षण क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत वन आवरण वर्ष 2000 जो 2000 में था वो था 6.81%, इससे बढ़कर 2014 में 9.32% हो गया। उसके अलावा इनका क्या किया जा रहा है? विकेंद्रीकरण। यह अधिनियम ग्राम सभाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रावधान करता है। चूंकि यह जो समुदाय है उनको जो सशक्तिकरण के लिए अग्रणी वन प्रबंधन योजनाओं पर चर्चा करने, उन पर विचार विमर्श करने, निर्णय लेने, योजना बनाने और प्रभावी ढंग से लागू करने की सुविधा प्रदान करता है। उग्रवाद पर अंकुश लगाता है ये कैसे? जो वामपंथी जो उग्रवाद है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, उससे प्रभावित जिलों में जो FRA का कार्यान्वयन न केवल वन निवासियों का विकास सुनिश्चित करता है अपितु उनके सरकार के मध्य विश्वास बहाली का उपाय भी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अधिग्रहण संबंधी संघर्ष और अन्य शिकायतों में कमी आई है, ठीक है। जो मतलब ये है, ये इनसे अटैच होने की वजह जो वन के निवासी है वो FRA से अटैच हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इसमें कमी आ रही है। FRA के कार्यान्वयन में के बारे में अगर इसके बारे में चिंताएं देखें तो चिंताएं क्या है? अधिकारों की मान्यता में मंद प्रगति आएगी, ठीक है। ज्ञातव्य है कि जो FRA है उसमें 1,77,000 ग्रामों को आच्छादित करते हुए 40 बिलियन हेक्टेयर भारत की जो वन भूमि का 50% है, उस भूमि पर 20 करोड़ आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को सुरक्षित करने की क्षमता है। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो FRA है उसके तहत 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि में केवल 13% भूमि का ही सीमांकन किया गया था, ठीक है। यह जो सह अस्तित्व और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त प्रयास है। सामुदायिक वन संपदा, चलिए इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो आप इसे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे की राह देख लेना। जो व्यापक पैमाने पर जागरूक अभियान आयोजित करना, गहन मतलब इनको सबको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया, तो गहन क्षमता निर्माण दृष्टिकोण, नागरिक समाज की भागीदारी, अधिनियम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, दावों का निपटान प्रक्रिया में तेजी लाना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ठीक है। ये ऐसे मतलब कॉमन से पॉइंट है जो हर किसी के एंड में लिखे जाते हैं, मतलब इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो हम करेंगे वो IR करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा है, शायद 2 वीडियो में कवर होगा। तो ओके, थैंक्स फॉर टुडे एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like the video, and thank you for today.